हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू स्टडी पॉइंट। आज हम कवर करने वाले हैं BHD C133 यानी कि आधुनिक हिंदी कविता में यूनिट नंबर 1 और 2। हम दोनों को इसके अंदर कवर अप करेंगे। तो जो ब्लॉक 1 है भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग, तो उसमें हम यूनिट 1 कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है भारतेंदु युगीन कविता स्वरूप और विकास। तो सबसे पहले ना हम इसका ओवरव्यू जानते हैं कि एक्चुअली में हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्योंकि जब तक हमें ओवरव्यू क्लियर नहीं होगा तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य में इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन एक युगांतकारी घटना थी। अब ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ये एक साहित्यकार थे और जब इनका जन्म हुआ था और जितने समय में इन्होंने अपनी रचनाएं करी हैं उस दौरान बहुत से अच्छे काम भी हुए थे। तो उसकी वजह से ना उस युग का नाम रखा गया था भारतेंदु युग। बहुत युगांतकारी परिवर्तन आया था, इसीलिए इस कालखंड का नाम इनके नाम पर रखा गया है। तो किसी भाषा काव्य में विषय वस्तु, भाषा, शैली, अलंकार आदि ये सब होते हैं। तो एक जो विषय वस्तु से भाषा बनी है वो अलग युग में कैसे परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि 1857 से पहले रीतिकाल था, अब इनके टाइम पे ये भारतेंदु युग आ गया। तो क्यों आ गया, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि समय के साथ परिवर्तन होते हैं और अचानक क्यों बदलते हैं और क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो हम फटाफट से देखते हैं हम भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि। तो जो भारतीय युगीन हिंदी काव्य है उनके पीछे क्या क्या रीजंस रहे हैं, इस टाइम पे क्या क्या अच्छी चीजें हुई थी, हम सब कुछ जानने वाले हैं। भारतेंदु युग के बारे में कुछ भी आया, आप ये जो लाइन है इनको एलैबोरेट करके कहीं पे भी लिख के आ सकते हो। किसी काल के साहित्य में बदलाव के पीछे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण होते हैं। तो भारतेंदु ये जो युगीन था, मतलब इस वाले युग के अंदर भी बहुत सारे काव्य परिवर्तन देखने को मिले। अब उन परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई स्थिति तो रही होगी। अब कोई भी जो सिचुएशन होती है वो क्रिएट ही क्यों होती है, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई सिचुएशन होती है, इस वजह से। तो इस समय पूरे विश्व के, मतलब सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व इस टाइम पे एक बहुत अच्छे युग से गुजर रहा था। एक बहुत अच्छा युग यहाँ पे देखने को मिला है हमें। इस युग में, एक सेकेंड, इस युग में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी और नए नए आविष्कार हो रहे थे पूरे देश में। नए धर्म और नए संस्करण, नए दर्शन, इन सब का प्रचलन बढ़ रहा था। इसी समय में पश्चिमी यूरोप में नए सांस्कृतिक चेतना जागी थी। इसी समय में जो सिगमंड फ्रॉइड है, हमारे मनोविश्लेषण, इनका आगमन हुआ था। और साथ ही साथ जो हमारा भारतीय प्रवेश है, इसके अंदर ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय और आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद साहनी सरस्वती, वो भी इसी कालखंड के थे, यानी कि इसी युग के थे, इसी टाइम के थे। और इसी टाइम पे वंदे मातरम जिन्होंने लिखा, जिन्होंने बंगला भाषा के श्रेष्ठ साहित्यकार जो हैं बंकिम चंद्र, वो भी इसी युग में इन्होंने ये सब काम किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी क्या क्या चीजें हैं, तो इन्होंने देशभक्ति, राजभक्ति, समाज सुधार, स्वदेश प्रेम, हिंदी भाषा प्रेम और भी बहुत कुछ इनके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। भारतेंदु युग में परिवर्तन क्यों आया, दैट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट और इनके भी सब पॉइंट्स लिख दिए ताकि आप इनको आसानी से इलेबोरेट कर पाओ। तो जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, इसके पीछे राजनीतिक कारण क्या थे कि परिवर्तन हमें देखने को मिला। तो यूरोप भारत से व्यापार करता था, बहुत पहले की बात है, स्टार्टिंग में, ठीक है, जब हम ब्रिटिश शासन नहीं था भारत पे। तो जो भारत है वो यूरोप से व्यापार करता था और फायदा किसको होता था, यूरोप को होता था। और जब मुगल शासन आया, जब मुगल काल आया, तो व्यापार के वक्त ना बहुत संघर्ष हुआ, यानी कि यूरोप से मुगलों की बनती नहीं थी। और इसी टाइम पे जो अंग्रेज वगैरह थे उन्होंने अपनी बुद्धि दौड़ाई और वो आ गए यहाँ पे और भारत के साथ व्यापारिक केंद्र स्थापित करे, भारत में आके अपनी कंपनीज खोली और फिर कूटनीति बल पर, यानी कि फूट डालो राज करो नीति अपनाई, हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई करवाई। और इसी टाइम पे 1757 का प्लासी युद्ध हुआ था, वो भी जीत गया था। तो इस दौरान ये अच्छे से कब्जा करने लग गया था। इस वजह से ना भारत अपना वर्चस्व खो रहा था। अब आप अपने घर में अपनी मर्जी ना चला पाओ, किसी दूसरे की
कहने पे आप अपना घर चले तो कितना बेकार लगेगा ना। आप ये सोचोगे मतलब क्या अपने घर में भी हम ठीक से नहीं रह सकते हैं। सेम चीज अपने देश की हो रही थी उस टाइम पे। मतलब अपना देश होते हुए भी हम दूसरों की बातें मान रहे थे, उनके चक्कर में लड़ रहे थे, उनके चक्कर में खला कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, जिसकी वजह से समाज चेंज होता जा रहा था। नेक्स्ट है सामाजिक पृष्ठभूमि, यानी सामाजिक कारण क्या क्या थे उस दौरान परिवर्तन के। तो लोगों में ना जाति द्वेष बहुत था, क्योंकि इस टाइम पे लोग जाति जाति खेलते थे। समुद्री यात्रा वर्जित थी, अगर कोई समुद्री यात्रा पे चला जाए तो उसको समाज से बाहर निकाल देते थे। समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, एक जो प्राचीन मान्यता के पुजारी थे यानी पुरानी मान्यताओं को मानते थे, और एक जो थे जो कि नई मान्यताओं को मानने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। नशाखोरी बढ़ गई थी, मादक पदार्थों क्या मतलब नशीले पदार्थ लाते थे और हिंदू मुसलमानों में विभेद कराते थे कि मुसलमानों ने डाला, हिंदुओं ने डाला, ऐसे बोल के। नारियों की स्थिति तो बहुत बेकार थी, घर की चार दीवारों में बंद रहती थी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, शिक्षा नहीं होती थी, दहेज प्रथा, बहुत सारी चीजें यहाँ देखने को मिली। और कुछ जगह माना गया कि वहां पे नर बलि भी चढ़ाई जाती थी, यानी कि पुरुषों की बलि भी चढ़ाई जाती थी। नेक्स्ट है साहित्यिक पृष्ठभूमि। अब साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या रही है यहाँ पे, तो अभी हमने पहले ही जाना कि 1857 से पहले रीतिकाल की परंपरा थी और दरबारी विलास से रचनाएं, यानी कि जो कवि थे वो दरबारी हुआ करते थे और राजा के बारे में लिखा करते थे, है ना, उनका अभिषेक के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके सुख वैभव के बारे में लिखा करते थे। लेकिन आने वाले टाइम में ब्रिटिश शासन आया और ब्रिटिश शासन की वजह से ना साम्राज्य रहे और ना ही वो साहित्य आगे बढ़ पाया, जिसकी वजह से उसका अंत हुआ था। ऐसे ही करके नए कुछ कुछ रीजंस आते हैं जिसकी वजह से अलग अलग साहित्य का युग आता है। अब नॉर्मली आप लोग सॉन्ग सुनते हैं तो हर एक सॉन्ग के हिसाब से मूड होता है। अब शादियों में रोने वाले गाने बजेंगे तो क्या क्या फिर माहौल ही क्या रहेगा, है ना। और अकेले बैठते हैं तो हम अलग टाइप के गाने सुनते हैं, शादियों में अलग होते हैं, पार्टी टाइम में अलग होते हैं, मूड सेट होता है अलग होते हैं। तो कविताएं भी ऐसी होती है। अब आप कोई देशभक्ति गाना सुन लो, देशभक्ति गाना क्या अपना राष्ट्रगान ही सुन लो, एक अलग सी एनर्जी लेवल आ जाती है अपने अंदर और हम अपने देश के प्रति अपनी प्रेम की भावना को जाहिर कर पाते हैं। वैसे ही इन कवियों ने ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी कविताएं लिखी हैं कि उस स्वतंत्रता के टाइम पे ना लोगों के अंदर जो आत्मविश्वास भरने की ऊर्जा थी वो इनकी वजह से भी मिली थी। तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे संस्कृति को, हमारे समाज को संभालने के लिए। अब इसी दौरान क्या हुआ, भारतीय हिंदू का आगमन हुआ और बहुत सारी चीजें देखने को मिली। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म काशी में हुआ था 9 सितंबर 1850 में। इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र था। वो खुद एक उच्च कोटि के कवि थे, यानी बहुत अच्छे जाने माने कवि हुआ करते थे। बचपन से ही जो भारतेंदु जी थे उनको काव्य रचना की प्रतिभा थी। उन्होंने 5 साल के अंदर 5 इयर्स में एक कविता लिख डाली थी, एक दोहा लिख डाला था। बचपन में ही वो अनाथ हो गए थे, उनके माता पिता का साया उनके ऊपर से छिन चुका था। स्कूली शिक्षा सिर्फ नाम मात्र की रह पाई थी। हिंदी, संस्कृति, अंग्रेजी वगैरह का अध्ययन किया। आगे जाके वो नई नई भाषाएं भी इन्होंने सीखी। इन्होंने कुरीतियों के विरोध में लिखा, आवाज उठाई, निर्धनता, अकाल, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, है ना, और भी बुराइयां, रोग, बैर, आलस्य, टैक्सेस, इन सभी पे इन्होंने रचनाएं लिखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की विशेषताएं। अब एक काव्य की विशेषताएं क्या होती है, तो उसके अंदर ना विषय वस्तु पाई जाती है। अब विषय वस्तु को आप इलैबोरेट करोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से पॉइंट लिख दिए हैं। तो विषय वस्तु के अंदर श्रृंगारिक रचनाएं होती हैं, भक्ति परक रचनाएं होती हैं, राजभक्ति होती है, देशभक्ति होती है। आप किस टॉपिक पर लिखना चाह रहे हो वो होता है ना विषय वस्तु, यानी कि कंटेंट। उसके बाद भाषा शैली को चुना जाता है। उर्दू का प्रयोग करना है, हिंदी का प्रयोग करना है, अलग अलग भाषाओं को जोड़ना है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करना है, कौन सी शैली को अपनाना है, ये सब चीजें डिसाइड करनी होती हैं। और इसके बाद हम डिसाइड करते हैं छंदो विधान। ठीक है, छंदो विधान के अंदर पाया जाता है दोहा, पद, लावनी, कजली, होली, भक्ति, देश दशा, इन सब चीजों के आधार पर एक कविता को लिखा जाता है।
यूनिट 1 में बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। यूनिट 2 में अब हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्राचीन प्रवृत्तियां। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो भारतीय हिंदू परंपरा से अधिक प्रभावित थे, यानी कि उनको परंपराओं के बारे में जानना, परंपराओं में संकलित होने का बहुत शौक था। उन्होंने भक्ति से संबंधित रचनाएं भी करी थी। अब जो पहली एक मैं रचना बताने वाली हूँ उसका नाम है कृष्ण पदावली। इस रचना के अंदर जैसे सूरदास जी थे, उन्होंने 400 पदों के अंदर कृष्ण चरित्र के बारे में बताया था, वैसे भारतेंदु जी ने 500 से भी ज्यादा पदों में कृष्ण वर्णन किया था। उनके जन्म, बाल लीला, पूर्वराग विधि, अभिषेक, रथ यात्रा, उपसंहार, बहुत सारी चीजें कृष्ण जी के बारे में इन्होंने इनमें बताई है। इसके बाद है कथा काव्य। कथा काव्य के अंदर क्या होता है, इसमें छोटी छोटी ना देवी छलम लीला, दान लीला, तन्मय लीला, कृष्ण लीला आदि लिखी जाती हैं, जिसकी आपने अपने पेरेंट्स से भी सुनी होगी छोटी छोटी कहानियां कि एक बार भोले बाबा जा रहे थे, उन्होंने ऐसे देखा वो देखा। ज्यादा लंबी लंबी कहानियां नहीं, छोटे छोटी चरित्र का वर्णन, छोटे छोटे पलों का वर्णन, ये कहलाता है हमारा कथा काव्य। इसके बाद है रीति काव्य। रीति काव्य के अंदर क्या है, भारतेंदु पूर्व रीतिकालिक, मतलब आपको भी पता है 1857 से पहले कौन सा काव्य था, रीतिकाल चल रहा था, है ना। तो भारतेंदु जी रीतिकाल के तो नहीं है, लेकिन इसके बाद इन्होंने साहित्य शास्त्र का गहन अध्ययन करा और बहुत सारी नए नए अपने काल को लेकर आए, नए नए काव्यों को लेकर आए। लास्ट हमारा विवरणात्मक काव्य। इस काव्य के अंदर इन्होंने कह सकते हैं किसी दृश्य का वर्णन करना, ठीक है। और दृश्य के वर्णन के अंदर भी दो चीजें होनी चाहिए, एक हिंडोला और दूसरा होली। इनको ध्यान में रखते हुए एक अच्छे से दृश्य का वर्णन करना कि हम कहानी को, कविता को या उस काव्य को पढ़ते वक्त इमेजिनेशन कर सकें। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।